एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के सबसे पिछड़े इलाके में मेरा घर था और मैं यहाँ के हर एक रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ था। और यहाँ का सबसे बेकार रिवाज था एक बाल विवाह। और मैं इस बाल विवाह के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी और मैं यूं ही कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ पला बड़ा था। मेरे पास कोई ज़मीन भी नहीं थी जिसे बेचकर मैं कुछ कारोबार करता, और ना ही कोई ख़ास हुनर था। तभी मेरी मौसी ने मुझे परमानेंट अपने पास बुला लिया और आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो न जाने कितनी देर से शादी के लिए सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी उम्र 28 साल की थी और उस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। बल्कि अगर मैं इस शादी की जगह एक कन्यादान का नाम दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी मौसी ने ही उस लड़की का कन्यादान मेरे हाथों कर दिया था। मैंने अपने घर को थोड़ा सजाया था ताकि ये महसूस हो कि इस घर में कोई खुशी की घड़ी चल रही है। ये घर मेरा नहीं था बल्कि मेरी मौसी का था। मेरे मौसा जी का तो काफ़ी साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। मेरी मौसी अकेली रहती थी। मैं भी अकेला था, इसलिए मौसी ने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझे भी घर की ज़रूरत थी और मौसी को सहारे की ज़रूरत थी। मेरे मौसी के पास कोई बच्चा नहीं था, वह एक बांझ औरत थी और उन्होंने एक मुँह बोली नंद को अपने साथ रखा हुआ था। वह लड़की अनाथ थी पर गजब की खूबसूरत थी। मैं मौसी का मोहताज था, इसलिए बिना झिझके उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 2 सालों से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मौसी और उसकी छोटी मुँह बोली ननद रहती थी। 2 साल पहले मौसी की ननद की उम्र 13 साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था। लेकिन वही 13 साल की बच्ची आज 2 साल के बाद 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वह घर जो मौसी ने उस घर को मेरे नाम कर रखा था और मैं 2 साल से इसी कमरे में रहता था, लेकिन मेरे बहम और दिमाग में भी नहीं था कि मेरी शादी मौसी के मुंह बोली ननद से हो जाएगी। और वे अंदर कमरे में बैठी हुई थी, मैं बाहर टीवी देखने में बिजी था और मौसी शायद सोने के लिए चली गई थी और थोड़े बहुत मेहमान भी घर से चले गए थे। लेकिन मैं उसी शक में पड़ गया था कि कमरे में जाऊं या न जाऊं। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि मैं एक 14 साल की लड़की के पास जाऊं और वे एक पत्नी की तरह शर्माए और घबराए, क्योंकि वह जैसी भी थी बच्ची ही थी। मैंने बस मौसी के कहने पर ही ये शादी की थी। हाँ, अगर अंकिता थोड़ी सी बड़ी होती, वह 14 साल की जगह 18 या 20 साल की होती, तो फिर भी मैं इस शादी से खुश होता, क्योंकि वह बहुत प्यारी लड़की थी और मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होता। मुझे ऐतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ अंकिता की उम्र पर था, उससे ज़्यादा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन मौसी ने कुछ इस तरह से मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया था, मैं मना ही नहीं कर सका। मैं तो मौसी से ये तो कह दिया कि मैं शादी कर लूँगा, लेकिन अभी विदाई की बात रहने देना। जब ये बड़ी हो जाएगी तो आप उसकी विदाई कर देना। लेकिन मौसी ने कहा कि नहीं, उन्हें विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ में नहीं आई। असल में बात ये थी कि हम तो एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि एक घर से दूसरे घर में विदा होकर जाना था। विदाई से मेरा मतलब यही था कि जिस तरह एक पति पत्नी प्यार की ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब अंकिता बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी कि आज से 5 साल के बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनन जुर्म समझता था और ये हकीकत में कानूनन जुर्म ही था। इसलिए चुप से मौसी ने मेरी शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि अब इस बाल विवाह पर पुलिस बड़ी गंभीरता से एक्शन लेती है। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डर में था। मेरा भविष्य भी इस शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा दी और चुगली खाई तो मैंने एक कम उम्र की कमसीन लड़की से शादी की है, तो पक्का मुझे कोई ना कोई सज़ा तो मिल ही जाती। मैं उन्हीं सोचों में डूबकर आंगन में सोफे पर सोया हुआ था। मेरी मौसी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वे उठकर आ गई और मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और मुझसे कहा कि तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे न जाने क्यों अजीब लगा था। मैंने अपने दिमाग में सवाल जवाब सोच रहा था। मौसी को क्या जवाब दूँ? मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता? अगर वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन वह तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी
उसकी उम्र तो गुड़िया खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मौसी ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें दुल्हन के पास जाना ही होगा। मैं बड़े अरमानों से अपनी मुँह बोली नंद की तुमसे शादी की है, अब इस तरह से तुम मेरी नंद को धोखा नहीं दे सकते। मौसी की बात पर तो मैं हैरान हो गया, धोखा देने वाली बात कहाँ से आ गई। वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नासमझ बन रही थी। मजबूरन मुझे वहाँ से उठना ही पड़ा और अंकिता के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा अंकिता पूरी दुल्हन के रूप में बहुत तैयार होकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे न जाने क्यों अंकिता का बहुत दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी, मौसी की जिद की वजह से हम दोनों इस रिश्ते में बंध गए थे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ अभी शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा जब तक कि वे 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन मैंने उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी, इस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में नहीं बता सकता। उसकी उम्र 15 साल की थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वह तो इतनी बड़ी नहीं थी, वह छोटी थी, और मैं कैसे उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता था। मैंने चुप से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर थोड़ी देर के बाद बोली, आप बेड पर सो जाइए, वह सोफ़ा बहुत छोटा है, आपका कद जरा सा लंबा है, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह छोटी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी कर दी थी। मुझे लगा कि वो मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैंने सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वह खुद ही कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैं सुबह से बहुत थका हुआ था। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंख बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जागा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि अंकिता अभी तक बैठी हुई थी। क्या वह मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदल लो और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि वह मेरी बात सुनकर थोड़ी मायूस हो गई थी, जबकि मेरी बात सुनकर उसको तसल्ली में होना चाहिए था कि उसे तो इस सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा। जितनी छोटी थी, फिर थोड़ी देर के बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपना कपड़ा बदल लिया और मेरे बराबर में आकर लेट गई। मैं तो उठकर लाइट ऑफ कर दी, लेकिन सोते टाइम मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार सरक कर मेरी तरफ आ रही थी। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से उसे धकेल देता, लेकिन फिर से वह सरक सरक कर मेरे करीब आ जाती। वह शायद नींद में थी या उसको ज़्यादा नींद में करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में ये हरकतें कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था और उसकी ये हरकत मेरे जज्बातों को भी छेड़ रहा था। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी धर्मपत्नी थी। उसके साथ मेरी शादी हुई थी। मैं चाहता तो उसे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं अभी शारीरिक संबंध नहीं बना सकता था। टाइम से पहले ये कानूनी जुर्म था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर भी हो जाती तो अंकिता की मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई सज़ा नहीं होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि मैंने सिर्फ उसके साथ शादी की है, लेकिन उसके साथ कोई शारीरिक संबंध अभी नहीं बनाया था। मैं बहुत दूर की सोच रहा था और मैं सही सोच रहा था, इसलिए मैं सब कुछ समझ गया था कि मैं उसे दूर रहूं। सारी रात मैंने बेचैनी में बिताया और सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा अंकिता सो रही थी। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन सा रहा। मैं नौकरी की तलाश में था, मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी अंकिता को लेकर। मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक कमरे में बिता सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं मौसी से बात करूँगा कि हमारा कमरा अलग कर दो जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती। अंकिता एक लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। मुझे किसी गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन मैंने उसे हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट किया था। मैं ज़्यादा अंकिता से बातचीत नहीं करता था। मैं 2 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं। मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहता था और फिर खाने और सोने के लिए ही घर में आता था, या फिर मौसी कोई काम देती तो उनके लिए सौदा वगैरह लेने आता था, या बिजली का बिल जमा करवाना होता। मैं ऐसे ही छोटे मोटे काम मौसी के कर दिया करता था। मैं बिना वजह घर में बैठे रहने वाले लड़कों में से नहीं था।
मैं घर से बाहर निकलता था रोजगार की तलाश में। परमानेंट कोई नौकरी तो नहीं थी, लेकिन कुछ न कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मौसी के घर में मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से बीत रही थी। एक दिन मौसी ने मुझसे एक ऐसी इच्छा कर दी जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मौसी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मुँह बोली ननद से शादी कर लो। मौसी की बात पर मैं बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि उनकी मुँह बोली ननद अभी 15 साल की थी और मैं कैसे एक छोटी सी बच्ची से शादी कर सकता था। मैं तो 28 साल का था, भरपूर नौजवान था, लेकिन मौसी ने तो जैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना ली थी और रोना शुरू कर दिया और काफ़ी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। और मुझे मना करते हुए भी बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 2 सालों से मौसी के घर में पल रहा था और मौसी ने तो मेरी बहुत मदद की थी। मुझे रहने की जगह दी, सर छुपाने की जगह दी थी, किसी तरह की कोई तकलीफ ना होती थी। मौसी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था, पर वहाँ पर मुझे दिन रात ताने और मुझे नीचा दिखाते रहते थे। हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते थे, क्योंकि मैं अनाथ था, माँ बाप भी मेरे सर पर नहीं थे। और जब उनके घर में आ जाता तो मुझे ताने और इतने काम करवाते थे और मुझे निकम्मा आवारा कहकर हर वक्त मेरा दिल जलाया जाता था। इसी वजह से मैं यहाँ मौसी के घर में बड़ी तसल्ली में था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी मौसी के कोई बच्चे भी नहीं थे। मैं इसी तकाजों में लगा हुआ था, कुछ न कुछ कारोबार शुरू कर लूँ, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता, तब तक मैं मौसी के घर में ही रहूँगा। और जो पैसे थोड़े बहुत ऑनलाइन के काम से कमा रहा था, मोटर मैकेनिक का काम भी सीख रहा था, कुछ पैसे भी कमा रहा था, उनको मैं अपने पास बचा कर रखता था ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो सके तो मैं कोई कारोबार शुरू कर लूँ और उसके बाद अपना घर ले लूँ। नहीं तो किराए का घर ले लूँगा, लेकिन अपने रहने का अलग बंदोबस्त कर लूँगा। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों पर भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी मौसी के ऊपर था। मैं अपने खाने पीने का खर्चा तो कमा ही रहा था, लेकिन उसको भी खर्च नहीं करता था। मेरे पास तो मेरी अपनी एक मौसी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया था। मुझे कभी किसी बात के लिए ताना नहीं दिया। और मामा मामी मेरा बगैर दिल जलाए कोई काम ही नहीं करवाते थे। मामा मामी तो घर में मुझे खाना तो देते थे, लेकिन एक खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। अब मौसी ने मेरे सामने ऐसी बात रख दी थी जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था, ना तो उसको मना कर पा रहा था। मौसी का मुझ पर इतना एहसान था, मैं उन्हें कभी मना नहीं कर पाता। लेकिन समस्या बहुत गंभीर थी। अगर मैं मना कर देता तो पक्का मौसी के घर में मेरे लिए कोई जगह न होती। लेकिन मैं फिर उनसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रह पाता। मैंने बहुत सोचने के बाद हामी भर ली थी, लेकिन मेरी शर्त ये थी कि विदा 5 साल के बाद की जाएगी। लेकिन मौसी की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका सा फूटा था जब उन्होंने कहा कि नहीं, विदाई भी शादी के साथ ही कर दूंगी। मैंने कहा कि ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि आप इतनी जल्दी विदाई कर देंगी। मैं भागा तो नहीं जा रहा हूँ। तो मौसी ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं है आजकल के लड़कों का। कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आए तो तुम मेरी ननद को धोखे दे दोगे और शादी से मना कर दोगे, उसे छोड़ दोगे, दूसरी लड़की के पीछे पड़ जाओगे, क्योंकि तुम एक जवान और हैंडसम लड़के हो, नया खून है। कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर मेरे ननद की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि ये तो एक बाल विवाह था, तो उसको ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी विदाई हो जाए। मौसी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात अपनी जगह ठीक थी, बल्कि अगर मैं कहूँ उनका डर अपनी जगह ठीक था, क्योंकि उस लड़की को उन्होंने अपनी बेटी की तरह ही पाला था। और एक मुँह बोली भाभी हूँ। एक भाभी को तो डर होगा ही, उसकी बच्ची का भविष्य बिल्कुल ठीक हो। अंकिता छोटी थी और वह बड़ी होकर अंकिता का दिमाग बदल जाए और ये शादी ख़त्म ही कर दे, फिर तो मेरा रास्ता आसान था। लेकिन अंकिता की हरकतें मुझे कुछ और ही बता रही थी। वह इतनी भी छोटी नहीं थी कि जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया कि बहाने बहाने से वो मेरे करीब होने की कोशिश करती। फिर मुझे लगा कि शायद मौसी की पढ़ाई हुई पट्टी थी। उन्होंने हकीकत में अंकिता को ये सिखाया होगा कि किसी तरह वो मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए राज़ी कर ले, ताकि जल्दी ही वो प्रेग्नेंट हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बंध जाए। मुझे मौसी की नीयत पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने अपनी बच्ची की सेहत की फ़िक्र नहीं की थी।
बस उसका भविष्य संवारना चाह रही थी। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ साल के बाद मेरा ये ख्याल भी गलत साबित हो गया था कि मौसी की पढ़ाई हुई पट्टी नहीं थी। मैंने महसूस किया कि अंकिता तो खुद कुछ इस तरह की थी। उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया था। वह हर वक्त सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करती और ऐसी चीज़ देख देख कर शायद उसे शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके जज्बात में उभर कर पैदा हो गया था। और मैं उसका पति भी था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन्स की बदलाव भी शुरू हो जाती है और उन्हें ये इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है। शायद अंकिता को ये इच्छा थी और मैं उसका पति भी था, इसलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी, तैयार होकर, और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। लेकिन मुझे उसकी इन बातों पर बहुत गुस्सा आता था और कानूनी तौर पर मुझे डर भी लगता था कि मैं पकड़ा ना जाऊं, और ये कानूनी जुर्म है। अगर किसी ने चुगली खाई तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ। मैंने देखा अंकिता की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे इस बात का बहुत डिप्रेशन था कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई जब उसने खुद मेरे करीब आने की कोशिश की। मैंने उसको धक्का दिया तो रोने लगी, कहने लगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हो? तो मैंने उसे कहा कि पहले अपनी उम्र देखो, फिर ऐसी बात करो। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया और मैं अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत परेशान हो गया था। घर वापस आया तो मौसी परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी अंकिता को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि अंकिता का रंग भी पीला पड़ा हुआ था। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वह शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत परेशान थी और दुखी भी थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने मौसी से बहाना बना दिया कि मैं 2 दिन शहर से बाहर चला गया था। मुझे अंकिता चुप चुप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था। मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं कमरे में आ गया तो अंकिता अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना गया था। वह आज के बाद बेड पर नहीं सोएगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने अंकिता को पुकारने पर वह चौंक सी गई थी। कहने लगी, प्लीज़ कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर में पड़ गया था। मैंने एक गहरी सांस भरी और उठकर अंकिता के पास गया। उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया। मैंने कहा, सॉरी, मैंने गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत कह दिया था। मेरे इस तरह से सॉरी बोलने पर वह रोने लगी। रोते हुए मेरे साथ गले लग गई। मैं उसे चाहकर खुद से पीछे नहीं कर सका, बल्कि उसे अपने सीने से लगा लिया। सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ और मुझे पता है कि आपने भाभी के मजबूर करने पर मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो। बस तुमसे दूर रहना मुझे अब बड़ी मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी शादी एक बाल विवाह है। क्योंकि तुम एक कम उम्र की लड़की हो, तुम्हें इतनी सी उम्र में किसी भी मुश्किल में डालना नहीं चाहता। अंकिता से मैंने आज अपनी सारी मजबूरी बता दिया था। मुझे लगा ये सुनकर तसल्ली में हो जाएगी, लेकिन वह परेशान हो गई थी। वह कुछ दिन बीते तो अंकिता का पेट फूलने लगा। उसकी रंगत पीली पड़ने लगी। मौसी भी ये बातें सुनकर चुप चुप थी। वह काफ़ी बीमार रहने लगी थी। मैंने मौसी से अंकिता के बारे में कहा, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मौसी कहने लगी, मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी, उसे दवा भी दे रही हूँ, वह ठीक हो जाएगी। थोड़ी दिन के बाद ही मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जब तक मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया वह दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा अंकिता के लिए बहुत बड़ा था। उस वक्त मैं ही उसे संभाल रहा था, लेकिन अब मैंने महसूस किया था कि उसका पेट बहुत ज़्यादा ही फूलने लगा था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। जो कुछ मुझे बताया वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। डॉक्टर कहने लगा कि आपकी पत्नी पूरे 5 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। मैंने तो अभी तक अंकिता के साथ शारीरिक संबंध तक नहीं बनाया था, तो फिर ये बच्चा किसका था? और ये तो बहुत गंभीर सवाल था जिसे मैं अब तक बच्ची समझ रहा था। उसके पास नहीं जाता था। उसने कम उम्र में ही ये पाप कर लिया था और अपनी पाप मुझसे शादी कर छुपाना चाहती थी। इस पाप की भागीदारी मेरी मौसी भी थी, क्योंकि मेरी मौसी को सब कुछ पता था। मेरे साथ उस बच्ची का बाल विवाह मौसी की एक चालाकी थी, मुझे अब समझ आ गई थी।
अंकिता का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आ गया था। मेरी अकल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में अंकिता ये सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगे, आपकी पत्नी बहुत कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई है और ये एक कानूनी अपराध है और इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। और मैं जिस डर से भाग रहा था वह तो आज हो ही गया था। फिर मैं डॉक्टर को यकीन दिलवाया कि इस बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। चाहे तो मेरा डीएनए रिपोर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद ही ये मालूम होगा। डॉक्टर ने कहा कि इसका बहुत ख्याल रखना होगा वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं अंकिता को लेकर घर वापस आया तो उसे कमरे में ले गया, उसे बेड पर लिटाकर उससे कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतनी सी उम्र में तुम ये सब भी कर सकती हो। तुम्हें और मौसी को मैं ही मिला था तुम्हारा पाप छुपाने के लिए। वह रोने लगी, कहने लगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे स्कूल टीचर ने ज़बरदस्ती मेरे साथ। ये कहकर रोने लगी, कहने लगी, भाभी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और मैं तो अभी इतनी बच्ची थी कि मेरा पहला मासिक धर्म भी नहीं आया था और इसलिए मुझे प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चला। जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गया था। अंकिता कहने लगी, मुझे डिवोर्स मत दीजिएगा। बेशक आप दूसरी शादी कर लो लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ना। मेरी कोई गलती नहीं है, वाकई उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने उसके स्कूल टीचर पर केस कर दिया। बच्चा होते ही उसे मुजरिम भी साबित कर दिया, सज़ा भी दिलवा दी, लेकिन अंकिता को बेसहारा नहीं छोड़ सकता था और ना उसके बच्चे को भी, क्योंकि उसका बच्चा तो बेकसूर था। मैं अंकिता के साथ उस बच्चे को भी अपना लिया, जो कि एक मुश्किल काम था। आप लोग बताइए कि मैंने अंकिता को और उसके बच्चे को अपनाकर सही किया या गलत, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।